So मैं Dr. Ajay Goenka, we will talk about cerebral palsy today, okay? As we discussed, what's the things to remember with cerebral palsy? Two things for your practical exam. Yes, you. अपने क्या डिस्कस किया बेटा? दो चीजें. Progress नहीं करती. It's a static disorder. Static motor disorder is called as cerebral palsy. Very good. दूसरी चीज बेटा. It is the most common type of pediatric disability disorder. Most common. ये चीज पता होनी ही चाहिए. कभी भी डॉक्टर बन के क्लिनिक में बैठोगे, ऐसे पेशेंट डेली दिखेंगे. It's not only important for your practical exams. यदि 9th सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, पक्का तुम्हें ये केस मिलेगा तुम्हारे के लिए. ये चीजें अभी से प्रिपेयर कर सकते हो. हर साल देखता हूँ स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता. जब मौका है सीखने का तो सीखो. ये केस तुम्हें एग्जाम्स में देंगे ही देंगे. ठीक है, लास्ट में जाके परेशान होने से अभी सीख सकते हो. आधा घंटा सीख लो, तुम्हें एग्जाम्स के अंदर तुम्हारी लाइफ में बहुत काम आएगा. बट सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसेबलिंग डिसऑर्डर्स. ये मिस नहीं होना चाहिए. जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, जस्ट क्विकली कौन बताए? आप बताओ यार, मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी का? स्पास्टिक टाइप. कौन सा पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा. डिस्कनेक्टिक टाइप में क्या इन्वॉल्व होगा? बेसल गैंग. और अटैक्सिस में क्या इन्वॉल्व होगा? इतना सा याद रख लो बेटा, यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जाम. इतनी चीजें, बेसिक चीजें 5 बोलोगे एक्सटर्नल को अपने 9th सेमेस्टर के एग्जाम्स के अंदर, नोबडी विल स्टॉप यू एवर. बट इतनी चीजें तो बोलना याद रख लेना. Which type it is, what most common it is, why does it happen, and that's all you need. ठीक है? Then the second thing you remember is difference between plegia and paresis. What's the difference plegia and paresis? No power. There is no power is plegia. Some loss of power is paresis. Very good. कोई ग्रेडिंग बताना चाहोगे बेटा मोटर सिस्टम की पावर की? क्या ग्रेडिंग होती थी? इसको याद हो तो it will be very helpful. 0 to 5, very good, smart. क्या क्या होता है बताना चाहोगे? 0 means no power, that is plegia. 1 is flickering. आप बेड पे हो, पेशेंट अपनी उंगली ऐसे हिला रहा है, that is flickering. 1 power, very good बेटा. कोई सेकंड बताना चाहेगा? 2 power क्या होता है? Anybody? ये 2 power is in the same panel. जरा सा हाथ हिला रहा है, flickering same. जरा सा हाथ उठा पा रहे हो, that is power 2. 3 क्या होता है बेटा? अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी इज 3. 4 क्या होता है? तो बताना चाहेगा 4 क्या होता है? अगेंस्ट रेजिस्टेंस. परफेक्ट, बहुत अच्छा बेटा. अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज 4 एंड 5 इज नॉर्मल. हमेशा याद रखो 5 इज ऑलवेज नॉर्मल. रीडिंग में कभी भी कुछ नहीं आता हो तो कम से कम इतना तो आता है कि 5 इज नॉर्मल, 0 इज एब्सोल्युटली नो पावर. ठीक है, कुछ नहीं है तो कम से कम इतना तो बोलो, 0 इज नन, 5 इज नॉर्मल, किसी भी ग्रेडिंग के अंदर. ठीक है, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब कि पेशेंट है स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया और स्पास्टिक क्वाड्रिपेरेसिस. डायप्लेजिया इज वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड हेमीपेरेसिस इज वन साइड. वेरी सिंपल. तो न्यूरोलॉजी इज वेरी सिंपल, बट इतना बेसिक 5 चीजें याद रख लो. अपने 9th सेमेस्टर के एग्जाम में कभी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, विच टाइप इट इज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पावर, कितनी पावर है, कौन से साइड की है, क्वाड्रिप्लेजिक है, डायप्लेजिक है, कौन से साइड की है. देन द सेकंड थिंग इज व्हाट वी वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्रोस मोटर स्किल्स. ये याद रख पाओ, दिस इज अ चेरी ऑन द केक. नहीं रख पाओ कोई बात नहीं, बट इट्स इंपॉर्टेंट एज अ क्लिनिशियन. एग्जाम्स के लिए याद रख पाओ तो इट्स गुड. व्हाट यू डिस्क्राइब इज 1 to 5, बट इट्स मोर ऑफ अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन. ठीक है, अपन जो करते हैं मोटर क्लासिफिकेशन, दैट इज मोर ऑब्जर्वेशन. अपन पेशेंट को कहते हैं ऐसा करो वैसा करो. What is the physician is doing? This is more what the family is telling you. This is called as a functional classification. जो पहला वाला था वो था anatomical classification. So this is a functional classification कि बच्चा क्या कर पा रहा है. Level 1 वजन लेकर के सीढ़ियां चढ़ पा रहा है. Very simple. Level 2 सीढ़ी चढ़ पा रहा है but with assistance. Level 3 he can walk small distances. For long distances he needs a wheelchair. Level 4 he needs wheelchair and support for everything. Level 5 he is not able to walk with anything. ठीक है, so this is a functional classification. याद रहेगा, प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छा रहेगा. नहीं रहेगा कोई बात नहीं बेटा.
सेकेंड थिंग वी आस्क फॉर मैनुअल एबिलिटीज, बच्चा खा पाता है नहीं खा पाता, बच्चा खुद को ड्रेस कर पाता है नहीं कर पाता, लिख पाता है नहीं खाता. So these are very very important things just to ask any patient who comes with a difficulties. Cerebral palsy in general खाली मोटर वीकनेस नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ एसोसिएटेड होती है. जैसे इन जनरल किसी आईसीयू में पेशेंट को देखा है आपने, मान लो कोई प्रोलॉन्ग आईसीयू में है, एक हफ्ते से ज्यादा एक पेशेंट आईसीयू के अंदर है, कभी आपका भी फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या रिलेटिव कभी तो आपने देखा होगा किसी को या किसी पेशेंट को देखा होगा हॉस्पिटल में. तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे से? कोई भी बता पाएगा प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? डीवीटी, वेरी गुड. और क्या होता है? एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यूटीआई सारे बहुत कॉमन है. वेरी गुड. और क्या क्या हो जाता है? बेड सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. बेड सोर्स होता है. वेरी गुड. और कुछ याद आता है? स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है मतलब लॉन्ग टर्म में रहेगा तो स्लीप डिस्टर्बेंस होती है. रीजनेबल. मसल लॉस होने लग जाता है, सारा डिस्टर्बेंस डे नाइट का खत्म होने लग जाता है. तो कोई भी चीज एक बार आती है तो इट कॉजेज मल्टीपल प्रॉब्लम्स. सेम थिंग विद द सेरेब्रल पाल्सी. इट्स होती सिर्फ मोटर वीकनेस है, बट इट कम्स विद सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स. बिहेवियर प्रॉब्लम्स, स्लीप प्रॉब्लम्स, ईटिंग प्रॉब्लम्स, विजन प्रॉब्लम्स, सीजर्स, सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा. ये इसलिए दिखा रहा हूँ बेटा क्योंकि इन सब चीजों का ट्रीटमेंट है. अपन टिपिकली सोचते हैं सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स हैं, कुछ नहीं हो सकता जो है तो, बट ऑल दीज थिंग्स आर treatable. They are not curable, but we can treat all those things. So that's why I want to emphasize, as a doctor बहुत जरूरी है किसी भी तरह को, जैसे ड्रूपिंग सलाइवा, क्या क्या कर सकते हैं अपन? किसी को मान लो कॉन्टिन्यूसली ड्रूलिंग होता रहता है सलाइवा, क्यों होता है सारे चीज को? जस्ट इन जनरल, मतलब आपने बहुत देखे होंगे पेशेंट जिनको सलाइवा निकलता रहता है, तो किस कारण से होता है? एनी आइडिया? बेसिकली सोलन डिस्फंक्शन है बेटा. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोलन डिस्फंक्शन कि अपन जो भी मुंह में होता है वो सारा सीधे ईसोफेगस में नहीं जाता, वो सारा का सारा सीधे पेट में जाता है. ठीक है. तो इट्स अ वेरी, कोई भी चीज, क्रेनियल नर्व डिस्फंक्शन हुआ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डिस्फंक्शन हुआ, मसल वीकनेस हुआ, उसकी वजह से ये डिस्फंक्शन हो जाएगा. क्या क्या ट्रीटमेंट आपको दिमाग में आता है कि सलाइवा ड्रूलिंग एक्सरसाइज का क्या क्या हो सकता है? एनीबॉडी की कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके दिमाग में आता है कि किसी को एक्सेसिव ड्रूलिंग है, अपन उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? So there are medications for that. Anticholinergic जितनी medications होती है that can be used. Second is Botox injections are used very commonly. यूएस में था हर हफ्ते कम से कम 10 बच्चों को बोटॉक्स इंजेक्शन प्राइवेट ग्लैंड में लगाता था. दैट्स द सेकंड बेस्ट ऑप्शन. नहीं होता तो प्राइवेट ग्लैंड जो है उनका लाइगेशन करते हैं. So these things are all treatable. The only reason I'm emphasizing again and again कि ये सब चीजें दिखे तो प्लीज ये ना सोचना कि कुछ नहीं हो सकता, हर चीज का इलाज है. ओके. And it's not just about their functions. We always have to think about function capacity of the kid. How is the family coping with? जरूर पूछो. मैं जब सीएमसी में था, जब सबसे अच्छी चीज मुझे लगती थी सीएमसी के अंदर, सुबह 7 बजे राउंड होते थे. 7 बजे कोई लेट नहीं आता था, 7 बजे होते थे. सारी नर्सेज, डॉक्टर्स, अटेंडिंग प्रोफेसर सब 7 बजे राउंड करते थे. सबके सब बेड साइड पे होते थे. हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर कुरुविल्ला, वो जाके फैमिली से, मदर से पूछते कि भाई तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया. आप रात को फैमिली से पूछते थे सोए कि नहीं सोए. बच्चे के ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा, बट इट चेंजेस द होल डायनामिक कि आपका इंटरेक्शन कैसा है फैमिली के साथ. यू शो द कंसर्न टू द पेशेंट कि भाई हमें आपकी परवाह है. वैसे डॉक्टर ये बहुत जरूरी चीज है कि दवाइयां लिखना सिर्फ डॉक्टर नहीं बना, एक फैमिली को आपसे कनेक्ट कर पाए, कुछ फैमिली को आप पे फेथ हो कि हाँ भाई जो डॉक्टर है हमारे बच्चे का ध्यान रखेगा, हमारा ध्यान रखेगा. एंड ऑल इट नीड्स इज 2 सिंपल क्वेश्चन. मदर से पूछो कि आपने रात को खाना खाया नहीं खाना खाया, आपने कुछ रेस्ट किया कि नहीं किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक रेस्ट. डजंट चेंज एनीथिंग, बट इट ऑलवेज क्रिएट्स सच अ बिग ट्रस्ट ऑफ द फैमिली ओनली. मैं जब पहली बार एमबीबीएस में घुसा था, मैं कहा था कि डॉक्टर तो यहाँ से बन के तभी निकलोगे, पर अच्छा डॉक्टर बनते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ गुड डॉक्टर. अभी समझ में नहीं आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगी. इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे की फिटनेस पूछो कि वॉक कर पाता है, किस तरह से अपन उसको असिस्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स हैं नहीं है, फन के लिए क्या करता है बच्चा, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ गुड फ्यूचर फॉर द किड्स. ओके.
Other things you have to make sure is pain, intellectual disabilities. The kids who have spasticity, just think of 1 second, just twist your arms like this. एक बार करके देखो एक बार. Everybody, try to do this. And think of a kid who is doing it constantly. कितना painful होगा, कितना painful होगा उस बच्चे के लिए, adult के लिए, किसी भी जने के लिए. Extremely painful. 24 घंटे आप हाथ ऐसे करके पड़े हो, कितना दर्द होगा आपको. And they're crying all the time. They can't speak for it. So you have to have that understanding कि adult है चाहे बड़ा है, they are suffering from this pain. Constant spasticity is an extremely painful situation. Hip displacement हो जाता है, इतना contraction होता है, intellectual problems होती हैं, seizures होते हैं इन बच्चों के अंदर. These are very common things that happen to these kids with cerebral palsy. Behavior problems, sleep disorders, deafness, blindness. One thing to always say is we always in India, especially periphery में हर चीज मदर पे ब्लेम होता है. बच्चा खराब है, माँ ने कुछ किया होगा. So that is not the case. Remember those things very much. Most of the cases, so just for your understanding, 3 options there. When does most common cerebral palsy happen? In utero, during delivery, post delivery. It happens in utero. It does not happen during the delivery. तो जो सारे OBGYN पे blame जाता है, it's not their fault. Okay, most of the cases happen in utero. How long can we survive without oxygen? Few minutes. During pregnancy, कभी भी blood pressure एकदम से ऊपर हुआ, anything bad happens, it just takes few minutes for the brain of the child to get affected. Okay, so always remember, it's not during the delivery. It happens, but it's not so common. Okay, spasticity के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? Let's talk about practical things जो आपकी जिंदगी भर काम आएगी. आप किसी भी ब्रांच में जाओ, चाहे सर्जरी में जाओ, चाहे ऑर्थोपेडिक्स में जाओ, मेडिसिन में जाओ, you will see these patients. कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में जाओ, न्यूरो सर्जरी में जाओ, you will see these patients. तो क्या करोगे? स्पास्टिसिटी के लिए क्या क्या चीजें अपने दिमाग में आती है कि अपन कर सकते हैं? Anybody, मतलब क्या क्या आपने कभी देखा है कि स्पास्टिक पेशेंट को, इवन स्पोर्ट्स इंजरी में देखा होगा, स्पास्टिक हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाता है, क्या करते हैं? So remember, जब भी अपन spasticity की बात करेंगे, you have to remember 2 things. One is the central cause, second is the peripheral cause. Central cause is like cerebral palsy. You have a brain damage. You have medications for that, which are centrally muscle relaxing, जैसे baclofen or diazepam. These work on the patients who have damage because of the central problem. Peripheral problems, जैसे आपने बहुत तेज sprint भागा आपने, पाँव पे मोच आ गई, then you don't use baclofen or diazepam. You use medicines which work on the peripheral muscles. So you have medications which causes relief in the spasticity. Second thing is called as Botox injection. इसने सुना है Botox के बारे में? इंडिया में commonly इतना यूज नहीं करते because it's very expensive. Western world is commonly used for everything. It's a muscle relaxant. कहीं भी कोई भी muscle problem होती है, use it for it. अपने इंडिया में we always think of it as like more like a cosmetic thing, but it's a very common medicinal thing. Finger में spasticity है, you use it for that. Laryngeal spasms है, you use it for that. Botox is a very good treatment for migraines also. People who have overreactive urinary bladder, कभी सुना होगा हर 5 मिनट ऐसा लगता है कि यूरिन जाना है, हर 10 मिनट में बहुत ओल्ड एज के अंदर ऐसा होता है. So you can use for the Botox in the urinary bladder. A lot of kids have this esophageal spasm, reflux disease होती है उनको severe. You can inject Botox in the esophageal sphincters also. So Botox is used for multiple medicinal purposes, also very important. We can do nerve block easily, bedside हो सकता है, that can be easily performed. Then we have a Botox pump. Botox, we have baclofen pumps. Have you heard of the baclofen pumps? So baclofen pumps are basically एक छोटा सा पंप होता है, रिजर्वायर है, स्किन के नीचे लगा दिया जाता है, and the tube goes directly into the spinal cord, and it constantly releases, just like insulin pump. Anybody heard about insulin pump? इंसुलिन पंप के बारे में सुना है बच्चों ने? जब अपन इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन डायबिटीज के अंदर, तो इंडिया में भी तो अवेलेबल है, बहुत कॉमनली नहीं यूज होता. बेसिकली इज अ स्मॉल पंप, इज अ नीडल इन योर स्किन. इट स्लोली पुशेस जस्ट लाइक अ नेचुरल सिस्टम. बॉडी के अंदर इंसुलिन एकदम से बोलस नहीं आता. इट नेचुरल सिस्टम इज की पेनक्रियास थोड़ा थोड़ा करके प्रोड्यूस करता रहता है. टू मैच दैट नाउ देयर इज अ इंसुलिन पंप. Basically you have a pump which is in your pocket, and it's very constantly 24 hours releases a small amount of insulin throughout the day. So which is more natural way of controlling problems. Same thing with the
baclofen. You have a pump which slowly releases the baclofen in the body and which controls your spasticity. So all these things are possible. Then you have something called as rhizotomy. So rhizotomy is basically you cut the nerves coming out of the spinal cord. Motor nerves को cut करते हैं ताकि बच्चे की जो spasticity है वो relieve हो. The reason I'm telling you because if somebody asks you the spasticity treatment, you have to start with 1, medications. 2nd, Botox and nerve blocks. 3rd is surgeries like dorsal rhizotomy. So these are the multiple options which are available for these kids which we can treat for the spasticity. कोई क्वेश्चन बेटा? ये देखा आपने एक्सोस्केलेटन? It's really nice. And it's not just for kids. Adult patients जो होते हैं जो चल नहीं पाते, it works really good for them. It just changes their life. Stroke के patient और even old age के patient जो bed bound हैं, नहीं चल पा रहे, आपने देखा होगा सबकी families में होते हैं. क्या करते हैं? पड़े हैं इंडिया के अंदर. So what do you do for them? You have this exoskeleton. This is motorized. आप इस तरह से बनाते हैं बिल्कुल almost like an Iron Man thing. And that motor helps you walk. तो जो पेशेंट बेड रिडन है हमेशा के लिए वो एक्चुअली चल पाते हैं बिना किसी पावर के. The second is non-motorized function. Non-motorized तो इंडिया में भी अवेलेबल हैं. So they have this frame. बहुत बड़ा फ्रेम होता है चारों तरफ ताकि गिरे नहीं. But at least they can walk with these things. तो completely plegic लोग भी इस तरह से चल सकते हैं. That's very important to learn कि ऐसा नहीं है कि एक बार बेड बाउंड हो गए तो जिंदगी भर के लिए आपने बिस्तर पकड़ लिया तो आप कभी उठ नहीं सकते. ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया में भी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत हेल्पफुल हैं. सोलरिंग स्टडीज कर सकते हैं. जीट्यूब के बारे में पता है बेटा किसी को? मान लो कोई आईसीयू में है और कोई फीड नहीं कर पा रहा तो अपन क्या करते हैं उसके लिए? एनजीट्यूब डालते हैं. व्हाट आर द डाउन साइड ऑफ एनजीट्यूब? एस्पिरेशन इज अ वेरी गुड थिंग. क्यों एस्पिरेट करते हैं? वेरी अच्छा बताया आपने. जब आप मुंह से डालते हैं तो एपिग्लॉटिस खुला है, कुछ भी पेट से आएगा वो जो स्फिंक्टर है वो बंद नहीं हो पा रहा. तो सर कांस्टेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इज देयर. वेरी गुड. और क्या रिस्क होती है बेटा? फ्रीक्वेंट डिसलोकेशन हो जाता है. जरा सा भी पुल होगा वो बाहर आ जाएगा. दूसरी चीज वेरी वेरी इरिटेटिंग. तो नाक से आके डालता रहे कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता है. एक्सट्रीमली इरिटेटिंग. So for that there is something called as a G-tube. This is a G-tube. So if you need NC-tube for longer duration, you should always switch to G-tube. Again, इंडिया के अंदर इतना नहीं होता क्योंकि बहुत सारी जगह ये सब पता ही नहीं होता. But these things happen. These things exist and they are very easy to do. In place of putting to the nose, you just put a small button directly into the belly. You open it and you connect the feet to this. So it never dislodges, does not causes any aspiration, does not causes any irritation in the nose and the mouth. Patient can speak through it. Not just for the kids, any patient, any adult, anybody in the ICU, anybody if you require prolonged assisted feeding, this is the best option. So these things are very unique, very helpful. किसी भी एज में किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज की जा सकती है, पर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है. ओके, कोई क्वेश्चन बच्चा अभी तक? कोई बोल नहीं पाता तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? वो कैसे कम्युनिकेट करे आपसे? क्या बेटा? साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं, पोस्चर से कर सकते हैं. वेरी गुड. साइन लैंग्वेज इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. मान लो 60 years old person है, he got a stroke and now he is not able to speak. इस स्टेज पे साइन लैंग्वेज सीखना is very hard. Plus everybody in surrounding has to learn the sign language. तो कैसे करोगे? इतनी रोटेशन में देखा होगा अपने आईसीयू के अंदर आपने कहीं भी जो बोल नहीं पाते. तो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स इज एक्चुअली कम्युनिकेशन. आप बता नहीं पाते अपनी बात, आप कुछ नहीं कह पाते उनको, एंड दैट्स व्हाट कॉजेज द ट्रबल. प्लीज आप बाहर जाइए. प्लीज स्टैंड अप. ओके, रोल नंबर बता दो आपका. जिसको नहीं पता प्लीज जाओ बाहर. मैं अटेंडेंस सबकी लगाऊंगा रोल पर. सो दीज आर ऑल एप्स जो कि फोन पे आप डाउनलोड कर सकते हो. इंडिया में फ्री आते हैं. आवाज नाम से ऐप आता है. ठीक है. हाउ डज इट वर्क? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दीज थिंग्स. ठीक है.
एक ऐप होता है जिसको बोलते हैं आवाज, ठीक है, यूएस में यूरोप में मिलता है टू चैट के नाम से। कैसे यूज करते हैं, लेवल्स होते हैं, लेवल 1 टू लेवल 4। लेवल 1 में आप क्या करते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, आप उसको पिक्चर क्लिक करते हैं कि खाना, सोना, दर्द। whenever patient wants to communicate anything, we just touch with the finger। वो अपनी बात बता पाता है कि मुझे खाना खाना है या मुझे दर्द हो रहा। सेकंड ऑप्शन इज this, I want you, I like this, I want to eat। They just touch it। The more they touch it, the more they can communicate with you। बहुत लोगों के हाथ पांव भी कमजोर होते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? There is something called for Tobii device, TOBI, Tobii device। It's really interesting and these are all available, but यहाँ यूज नहीं होता, स्पेशली राजस्थान में बिल्कुल यूज नहीं होता। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता चले कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। क्या होता है टोबी डिवाइस, को बताना चाहेगा बेटा? तो टोबी डिवाइस में क्या होता है, आपके सामने एक स्क्रीन होती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू जस्ट लुक एट वन, यू फोकस ऑन दैट स्क्रीन, वर्ड स्क्रीन, एंड इट क्लिक्स फॉर यू। सो इन प्लेस ऑफ टचिंग इट, यू कैन जस्ट क्लिक इट जस्ट बाय लुकिंग एट इट। जैसे आपके सामने स्क्रीन में इतने सारे ऑप्शंस हैं। इफ आई वांट टू से आई विल जस्ट स्टेयर एट दिस वांट ऑप्शन एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्पीक वांट। सो दैट्स हाउ दीस टॉकिंग डिवाइसेस वर्क। बहुत कॉमन है यूएस के अंदर, प्रीटी मच हर बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी का सबके पास ये टोबी डिवाइसेज या इस तरह के डिवाइसेज होते हैं। एक टैबलेट्स हैं जिसमें अपन जो है दे कम्युनिकेट विद दीस थिंग्स। सो दे आर एक्सट्रीमली कॉमन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, रेयर नहीं है बिल्कुल भी। वो अपने पूरी बात इस तरह से समझा पाते हैं सामने वाले को। और गुड थिंग इज यू डोंट नीड टू लर्न अ साइन लैंग्वेज, एनीबॉडी कैन लिसन टू दीस थिंग्स। आई वांट टू ईट, दे जस्ट टाइप ऑन इट, या फिर एक फोटो ईट की, दे विल टच ऑन इट। So these are very good tools। in India में तो सारे free apps हैं, all you have to do is use them। So something like this, you keep increasing the complexity depending on the need of the patient, ठीक है? I feel, I think, these are all the options जो कि use किए जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन बेटा? ये चीजें फ्यूचरिस्टिक हैं, आप जब अगले 5-10 साल में प्रैक्टिस करोगे तब इंडिया में भी कॉमन हो जाएगी। ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन किसी भी चीज को लेके अब तक बेटा, एक्सोस्केलेटन को लेके, टोबी डिवाइसेस को, ऑल दिस एप्स को लेके, किसी चीज को लेके कोई क्वेश्चन बेटा? ये भी शायद फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, बट दीज आर वेरी कॉमन। मैं जब 10 साल पहले यूज किया था, 12 साल, तब भी वहाँ पे बहुत कॉमनली यूज होती थी सारी की सारी। छोटे छोटे बच्चे आते थे व्हील चेयर पे, अपनी स्क्रीन लेके आते थे, उनके आगे स्क्रीन लगी होती थी व्हील चेयर के आगे, और वो खुद बताते थे उंगली से टच करके उनको क्या प्रॉब्लम है। So they are extremely common things, not just for kids, adult also, stroke patient, bed-bound patient, they can easily communicate with these things, they can walk with the exoskeleton। So पहली बार देखते हैं तो एकदम ऐसा sci-fi जैसा लगता है, but these things can be easily done। चलो last thing, स्टीफन हॉकिंस को क्या प्रॉब्लम थी बच्चों? सॉरी, क्या डिजीज का नाम था बेटा स्टीफन हॉकिंस की, याद है? ALS, it's not cerebral palsy, but just wanted to show you how things can be applied। तो स्टीफन हॉकिंस के लिए क्या क्या किया गया था कि वो कम्युनिकेट कर पाए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज दिस मोटर डिवाइस, वो उस पर चल सकते थे, वो खुद चला पाते थे इसको। सॉरी वॉइस नहीं आ रही है। तो ये इनका टोबी डिवाइस है, ठीक है? ये धीरे धीरे करके मॉडिफाई किया गया। स्टार्टिंग के अंदर पूरे सेंटेंसेस आते थे या नीचे वर्ड आता था, ABCD आते थे। He uses just his finger to touch। जैसे कर्सर आ रहा है ABCD, he wanted to type apple, he will just click the cursor on A, but it comes on A, when it comes on P, he hits it again। So it takes such a long time, but उन्होंने कम से कम 32 पेपर लिखे हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड पेपर्स हैं, just by this method। जब उनकी उंगली चलनी बंद हो गई, then they put this implant thing on his eyes, so he just, so this is how it works। जो क्लिकर था that was on his eyes। So whenever the thing comes on the screen, let's say B for boy, he wants to type, so B आता था screen पे, then he clicks his eyes, so that will recognize B and it will type a word B, then it comes on O and it recognizes O, and that's how he writes so many books and so many papers by using all these devices। and again ये तो बहुत पुरानी 20-25 साल पुरानी चीजें हैं जो ये हुई। These are not new, these are existing।
कि बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं इन पेशेंट के साथ में। सेरेब्रल पाल्सी किसी भी एज का हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम के साथ हो, वी कैन हेल्प देम। जो पहले सोचा जाता था कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट इन चीजों का अवेलेबल है।